नमस्कार दोस्तों, बिहार में नए सरकार का गठन हो गया है और सेहरा बांध के फिर से सुशासन बाबू मुख्यमंत्री बन गए हैं। साथ ही सवलिया के रूप में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। बहुरानी ट्विटर पे नाराज चल रही है और लालू जी को ईडी ने न्योता भेज के अपने ऑफिस में मिलन समारोह के लिए बुला लिया है। और इस पूरे राजनीतिक प्रकरण में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला शब्द पलटू राम हो गया है। लेकिन क्या नीतीश कुमार ही पलटू राम है? क्योंकि पिछले 20 साल में सुशासन बाबू ने 6 बार सरकार बदला है और 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया है। लेकिन इस सोशल मीडिया के बहाव में बहने से पहले हमें एक बार खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछना है। और यह सवाल यह है कि अगर नीतीश जी पलटी मारते हैं तो सामने वाली पार्टी उनको गोद में बिठाने के लिए अक्सर तैयार क्यों रहती है? अगर बीजेपी को इतनी तकलीफ है तो नीतीश जी के साथ सरकार बनाती ही क्यों है? या फिर लालू जी को इतनी दिक्कत है तो इतनी लड़ाई के बाद भी साथ में सत्ता में क्यों आ जाते हैं और गलबैया क्यों कर लेते हैं? इन सब के पीछे सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो है सत्ता में बने रहना। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2020 के चुनाव में आप देख सकते हैं आरजेडी को 75 सीट, बीजेपी को 74 और जेडीयू को 43 सीट आई थी। एनडीए को कुल मिला के 145 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत थी। लेकिन सत्ता के गलियारों में कब क्या बदल जाए किसी को कुछ नहीं पता। जिस एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली थी, अचानक समय ने करवट बदला और सरकार बनी जेडीयू और आरजेडी की। सारी गाली गलौज जो चुनावी यात्रा के दौरान हुई थी, सब भुलाकर जनता के मैंडेट को इग्नोर कर सुशासन बाबू ने तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना ली। सरकार सही से चल भी रही थी। एक दिन देश के जाने माने चाणक्य बिहार के भूमि पे पधार लेते हैं और जनता के बीच में भरे मंच से ये कहते हैं कि नीतीश बाबू के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। लेकिन ये कहते वक्त शायद वो ये बताना भूल गए थे कि खिड़की अभी खुली है दोस्तों, ब्रो, खिड़की खुली हुई है अभी भी। इसके साथ ही बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी सरेआम अपने सिर पे मुरेठा बांध कर कहते हैं कि ये तभी खुलेगा जब नीतीश को कुर्सी से उतार फेंकूंगा। लेकिन फिर उसी सरकार में आज उप मुख्यमंत्री का पद उन्हीं के साथ ग्रहण करते हैं और अपनी बातों से पलटी मार देते हैं। हालांकि उन्होंने हाल फिलहाल में कहा है, बीजेपी मेरी दूसरी मां है। जब मेरी मां चली गई तो मैंने पगड़ी बांधी थी। आज अगर दूसरी मां के सम्मान के लिए मुझे अयोध्या जाकर सिर भी मुंडवाना पड़े तो मुझे मंजूर है। यह है सम्राट चौधरी का कथन। दोस्तों, आप जरा सोचिए और देखिए, जिस व्यक्ति को देश में चाणक्य की उपाधि दी जाती है, उनकी राजनीतिक कुशलता की बात की जाती है, वो आज खुद अपनी बात से मुकर रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा था कि बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। फिर भी अचानक से उन्होंने पलटी क्यों मार दी? ये सवाल पूछिए। जो बीजेपी सत्ता से बाहर होते ही कई तरह के आरोप नीतीश जी पे लगा देती है, वो सत्ता में आते ही ठीक कैसे हो जाते हैं? वो सारे आरोप कैसे खंडित हो जाते हैं? पानी पी पी के सुशासन बाबू को कोसते हैं और अचानक सत्ता में आते ही सब चेंज क्यों हो जाता है? अगर आपको पलटी मारने की उपाधि देनी ही है तो वो नीतीश कुमार को ही क्यों, उस बीजेपी को क्यों नहीं जो सत्ता में आने के लिए सारे वायदे को तोड़ देती है? और फिर तेजस्वी यादव को क्यों नहीं जो अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए किसी भी तरह के समझौतों के लिए तैयार हो जाते हैं? जरा आप ये सोच के देखिएगा दोस्तों। अगर पलटी मार है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, उनके साथ तेजस्वी यादव भी है, साथ में भाजपा भी है जो समय के साथ अपनी बात बदल लेता है। बिहार ने बीजेपी को क्या नहीं दिया है दोस्तों? 40 की 40 सांसदों को जितवाकर संसद में भेजा। उसके बाद भी केंद्र सरकार ने क्या दिया बिहार को? बिहार के लिए कितनी मीटिंग्स हुई? जरा सोचिए। बिहार के डेवलपमेंट के लिए क्या किया उन्होंने? क्या बिहार बीजेपी की सीट देने के लिए है सिर्फ? दोस्तों, पिछले 20 साल में 15 साल से ज्यादा बीजेपी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की सरकार में शामिल रही है। और जब आप उनसे पूछने जाओ तो सारी गलती नीतीश कुमार के ऊपर थोप देते हैं। ठीकरा सारा उनके ऊपर, उनके सरकार के नाम के ऊपर छोड़ देते हैं। दोस्तों, आज खबर यह नहीं है कि नीतीश ने पलटी मारी, यह तो बहुत ही आम बात होगी। लेकिन खबर यह है कि बीजेपी भी पलटी मार सकती है और तेजस्वी यादव भी पलटी मार सकता है। मैं किसी पार्टी का समर्थन अभी नहीं कर रहा, न किसी पार्टी का विरोध कर रहा, क्योंकि तीनों पार्टियों में सत्ता में आकर बारी बारी से अपने काम किए हैं
और काम इस तरह से किए हैं कि बर्बादी के हर उस रास्ते को चुना गया है जिससे बिहार और बिहार के युवाओं के साथ अत्याचार किया जा सके, उनका भविष्य धूमिल किया जा सके। आज भी जो समस्या थी वो वही की वही है। शिक्षा व्यवस्था की स्थिति आज भी आईसीयू में पड़ी हुई है, लोग पलायन आज भी कर रहे हैं, गरीबी का स्तर आज भी उतना ही नीचे है। मतलब कुल मिलाकर बोले तो सभी पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ा है बिहार को हर परिस्थिति में तबाह करने का। अंत में मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये सिर्फ सरकारों की गलती है? क्या उन नेताओं की ही सिर्फ ये गलती रही है? क्या इन लोगों की गलती नहीं है कि जब सरकार अपने समय के साथ बदलाव करते हुए सत्ता परिवर्तन कर लेती है और जब वो लोग उस जनता के बीच में जाते हैं तो वो जनता उनसे सवाल नहीं पूछती है कि आपको जब हमने वोट दिया था इस पार्टी के साथ रह के काम करने का तो आप उस पार्टी में क्यों गए? आपको हमने दिया था वोट रोजगार के लिए तो आप जातिवाद की बात क्यों कर रहे हैं चुनाव में? आपको हमने वोट दिया था शिक्षा के लिए तो आप शिक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज भी दोस्तों करोड़ों करोड़ों की बिल्डिंग्स आज भी बनाई जा रही है बिहार में सरकारी स्कूलों के नाम पे, लेकिन उसमें पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, पढ़ने के लिए बच्चे नहीं है, बैठने के लिए चेयर कुर्सी तक नहीं है, लेकिन बिल्डिंग की कीमत 2.5 से 3 करोड़ रुपए है। तो फिलहाल की स्थिति यह है। अब समय यह आ गया है कि बिहार के युवा खुद सामने आए, बिहार के लोग खुद सामने आए और अपने लिए पार्टी से इत्र जाकर के एक सही नेता चुने। आपको क्या लगता है कि क्या सही होगा बिहार की इन परिस्थितियों पे? क्या सॉल्यूशन है इन प्रॉब्लम का? आप कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो अपने हर एक बिहारी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें बिहार की राजनीति में रुचि है और बिहार के भविष्य के बारे में सोचते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्यार यूं ही देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।